हेलो दोस्तों, मैं रित्वेन सर उद्घोष एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आप सभी लोगों को हिंदी के लिए, विशेषकर हिंदी व्याकरण के लिए, हालांकि साहित्य भी मैं पढ़ाता हूं, तो हिंदी व्याकरण मैं आप लोगों का शुरू कर रहा हूं। नए सिरे से बिल्कुल बिल्कुल जीरो से बहुत इत्मीनान से पढ़ाई करेंगे हम। और यकीन जानिए, कंपटीशन में जो सामान्य हिंदी के प्रश्न आते हैं, किसी भी स्तर पर आपके गलत नहीं होंगे, ये मेरा आपसे वादा है। इसलिए मैं आप लोगों को हिंदी को बिल्कुल शुरू से ही बताने जा रहा हूँ। ये किसी भी एग्जाम के लिए, विशेषकर अभी टेट का जो एग्जाम होना है, जिसके फॉर्म 27 अप्रैल से भरे जाने हैं, उसके लिए मैं हिंदी खास तौर से ग्रामर पोर्शन को ध्यान में रखते हुए आगे पढ़ाऊंगा आप सबको। इसलिए कोई भी स्टूडेंट कहीं से दुनिया के कोने से देख रहा हो और अगर उसको उत्तर प्रदेश का टीईटी एग्जाम देना है, तो उसके लिए यह प्लेटफॉर्म बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो आइए, इसी के साथ हम लोग अपने क्लासेस की शुरुआत करते हैं। हमारी कक्षाएं लगातार निरंतर जारी रहेंगी और बिल्कुल शून्य से, बिल्कुल शुरू से पढ़ना शुरू करते हैं। आइए देखिए, चलिए हम देखते हैं। हमें हिंदी पढ़ना है। हमें हिंदी पढ़नी है। ध्यान रखेंगे कि हिंदी दोनों तरह से लिखी जा सकती है। एक अनुस्वार के साथ लिखी जा सकती है और एक आधा न बना करके लिखा जा सकता है। हम आगे आपको बताएंगे कि हिंदी ये दोनों लिखे जाने में सही कौन है, क्या दोनों ही सही हैं या इसमें कुछ गलतियां हैं। तो यकीन मानिए, अभी कोई गलती नहीं है, आपको गलती ढूंढने की जरूरत भी नहीं है। बिल्कुल ये सब सही है। क्योंकि अगर किसी को गलत आप कहेंगे, तो फिर आचार्य श्याम सुंदर दास द्वारा दिया गया जो पंचमाक्षर का नियम है, उसको डिनाई करना पड़ जाएगा। ठीक। हिंदी में हमको दो सेक्शन सामान्यतः अपनी परीक्षाओं में देखना होता है। एक होता है हिंदी का व्याकरण सेक्शन, व्याकरण सेक्शन देखना होता है। ठीक। और दूसरा देखना होता है हिंदी का उद्भव एवं विकास। हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास, उद्भव एवं विकास, ये देखना होता है। ठीक। क्योंकि दोनों ही सेक्शन, इसको हम पार्ट 2 में ले लेंगे, पार्ट सेकंड देखेंगे, और इसको हम पार्ट फर्स्ट ले लेंगे, पार्ट फर्स्ट। किसी भी एग्जाम में आपको हिंदी से इसे ही पढ़ना होता है। अगर हम बात करें व्याकरण सेक्शन की, तो इसमें कुछ भी छोड़ना नहीं है, समस्त व्याकरण पढ़ना है, समस्त व्याकरण पढ़ना है, पूरी तरह से समग्रता में देखना है इसको, समग्रता में देखना है। पहली चीज, इसमें कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, लगभग सारे टॉपिक से इसमें पढ़ने हैं, चाहे वो विकारी शब्द हो, अविकारी शब्द हो, चाहे वो वर्णमाला हो, चाहे वह आपके शब्द रचना का पार्ट हो, चाहे वह संधि हो, समास हो, रस छंद अलंकार, सब कुछ देखना है। कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं होता, यानी कि व्याकरण पूरा आपको पढ़ना है। साथ ही साथ जब सेकंड पार्ट में जाएंगे, तो हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास देखना है, जिसमें इसमें बोलियां देखनी है, उपभाषा देखना है, जिसको विभाषा भी कहते हैं, अपभ्रंश देखना है, एवं इनके क्षेत्र देखना है, इनके क्षेत्र, जिसको आप भाषा विकास कह सकते हैं। ठीक। इसके बाद आपको देखना है हिंदी के काल विभाजन,
हमको यह देखना है, जिसमें इसको 4 भाग में बाँट करके देखेंगे। फिर देखिएगा, हमको लेखक देखने हैं, व उनकी रचनाएँ देखनी है, रचनाएँ हमको देखनी है। इसके बाद हमको हिंदी के या हिंदी की संवैधानिकता या संवैधानिक स्थिति देखनी है। संवैधानिक स्थिति देखनी है हमको, संवैधानिक स्थिति देखनी है। मतलब कि अगर हम यह पार्ट देख रहे हैं, तो हिंदी जो है विशेषकर राजभाषा के रूप में भाषा के रूप में हमको हिंदी यहाँ देखना है, हिंदी। इतना ही नहीं देखना है। इसके बाद जब हम बात करेंगे इसी पार्ट में यानी पार्ट सेकंड में, तो हमको देखना होगा हिंदी दिवस, हिंदी दिवस देखना है। और यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों देखना है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी देखना है और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी देखना है, दोनों देखना है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस आप 14 सितंबर कहते, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस आप 10 जनवरी को कहते हैं, युवा दिवस जो होता है 12 जनवरी से उससे 2 दिन पहले। ये सब देखना है। इसके बाद उसी खंड में पार्ट सेकंड में ही आपको पढ़ना होता है पुरस्कार व सम्मान, पुरस्कार व सम्मान, जिसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार वगैरह सब कुछ आपको देखना होता है। तो अगर हम एक प्रॉपर मोटी मोटा सिलेबस की बात करें, तो हमको पूरा व्याकरण का सेक्शन देखना है। और व्याकरण के बाद अगर हमको पार्ट सेकंड में आना है, तो हमको हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास देखना है। यहाँ बोलियां, उपभाषा जिसको विभाषा कहेंगे, अपभ्रंश और इनके क्षेत्र आदि से संबंधित जो क्वेश्चंस आते हैं वो सब देखना होगा। फिर लेखक व रचनाएं इनकी देखनी है कि क्वेश्चन पूछ देता है कि यामा के लेखक कौन है या उसकी लेखिका कौन है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं। क्वेश्चन दे देगा कि उर्वशी को उर्वशी के लेखक कौन है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ भी कंफ्यूजन होता है। अगर दोनों ऑप्शन उर्वशी के दोनों लेखकों के बारे में बात कर दी जाए तो समझ नहीं आता कि किसकी बात की जा रही है। तो हमको इसे पढ़ना है, इस तरह से देखना है कि हमें कहीं किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। ठीक। और सबसे बड़ी बात यह है कि आधुनिक संदर्भ जब पूछा जा रहा है, आजकल के जो एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें विशेषकर जो है हिंदी के जो साहित्य के जो भी हाल की रचनाएं हैं उनके और उनके लेखकों के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो विशेषकर हमको उस पर ध्यान देना है कि करंट की चीजें जो है वो भी हम ऐड करते चले जाएं इसमें। ठीक। तो चलिए आज मैं जो शुरू करूंगा आपको व्याकरण पढ़ाऊंगा। व्याकरण के टॉपिक्स की शुरुआत करेंगे। देखेंगे कि हम इसमें कैसे कैसे किस स्तर पर हमको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। हालांकि हमको टॉपिक यहां गिनाऊंगा नहीं, मैं सीधा पढ़ाना शुरू कर दूंगा आपको बिना देर किए हुए। चलिए आइए हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं व्याकरण की, तो सबसे पहले हमको देखना यह है कि व्याकरण क्या है। व्याकरण क्या है, पहली चीज। और दूसरा यह देखना है कि व्याकरण के आधार क्या है। व्याकरण के आधार क्या है, क्या है व्याकरण के आधार क्या है। तो ध्यान रखिएगा, व्याकरण के मुख्यतः 3 आधार होते हैं। व्याकरण के मुख्यतः 3 आधार होते हैं। एक को आप वर्ण विचार कहते हैं, वर्ण विचार कहते हैं पहला। दूसरे में आप जाएंगे तो उसको शब्द विचार कहेंगे, शब्द विचार। और तीसरे की अगर हम बात करें तो यह वाक्य विचार कहलाता है, वाक्य विचार कहलाता है।
ठीक। इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि व्याकरण के लिए ये तीनों आधार स्तंभ हैं। मतलब पूरे समग्र हिंदी का व्याकरण इन्हीं तीनों पर टिका हुआ है। वर्ण विचार जब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि वर्णों की प्रवृत्ति क्या है, उसकी रूप और उसकी संरचनाएं क्या है। तो वर्णमाला का जो स्टडी किया जाता है वो मुख्यतः वर्ण विचार के अंतर्गत आ जाता है। उसी तरह से जब शब्द विचार की बात करेंगे तो जो भी आप विकारी शब्द, अविकारी शब्द, देश शब्द, विदेश शब्द, तद्भव तत्सम शब्दों को आप देखते हैं, संकर शब्दों को देखते हैं, रूढ़ यौगिक योगरूढ़ शब्दों को देखते हैं, वो सब के सब आपके शब्द विचार के अंतर्गत आ जाते हैं। यहां तक कि जो सामासिक पद बनता है या सामासिक शब्द बनता है तो सामासिक शब्द भी शब्द विचार के अंतर्गत ही आता है। ठीक। ऐसी दशा में आप देखें तो फिर संधि से भी शब्द की रचना होती है, लेकिन संधि में दो वर्ण जो नजदीकी होते हैं वो मिलते हैं तो एक विकार उत्पन्न करते हैं। तो यहां वर्णों के बारे में भी बात हो रही है और वर्णों के आपसी संयोग के बाद जिस नए शब्द की रचना हो जा रही है संधि के पश्चात, तो ऐसी दशा में फिर वह एक नया शब्द रचना भी हो रहा है। तो आप शब्द विचार के अंतर्गत उसको भी रख सकते हैं सामान्य तौर से, इतना ध्यान रखेंगे। पहली बात। उसके बाद देखें हम वाक्य विचार के बारे में। तो जो भी आप वाक्य जब रचनाएं होती हैं तो आप देख पाएंगे कि सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य आप पढ़ते हैं, आप काल पढ़ते हैं। ठीक। इसके अलावा जब आप देखेंगे तो वाक्य में अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद अलग पढ़ते हैं। क्रिया की जो उपयोगिता है, ठीक, या क्रिया के महत्व को देखते हुए हम वाक्य के भेद जब पढ़ते हैं तो उसमें वाच्य जिसको हम कह रहे हैं उस वाच्य को भी पढ़ते हैं। और वाच्य के तीन भेद आप पढ़े होंगे, कर्ता या कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। यानी कि वाक्य विचार में ये सारी चीजें, सारे सेगमेंट आ जाते हैं। जब शब्द विचार आप पढ़ रहे थे तो विकारी अविकारी शब्द भी तो पढ़ेंगे, और जब विकारी शब्द पढ़ रहे हैं तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया सब उसमें पढ़ लिया आपने। वो विकारी जब पढ़ रहे हैं तो समस्त अव्यय को पढ़ लिया आपने। ऐसी दशा में पूरा ग्रामर तो कवर हो रहा है इन्हीं से ही। इसलिए इन तीनों को व्याकरण का आधार कहा जाता है। अब हम बात करें जरा सा कि व्याकरण है क्या वास्तव में। व्याकरण क्या है, इसको डिफाइन करना हो, इसको परिभाषित करना हो तो रटना नहीं है कि ये नहीं कि हमने किताब लिया और किताब से लेकर के लिख दिया कि फला चीज व्याकरण है, नहीं। और व्याकरण हर भाषा का अपना होता है और दुनिया की सभी भाषाओं का जो व्याकरण सेक्शन है वो ध्यान रखिए वो सार्वभौमिक रूप से लगभग एक जैसा होता है। क्योंकि हम अगर हिंदी भाषा में संज्ञा को संज्ञा कह रहे हैं, दरअसल संज्ञा कहना भी ठीक नहीं है। य ज और ये से मिलकर के बनता है तो संज्ञा कहें तो ज्यादा ठीक है, क्योंकि व्याकरण में उच्चारण का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। आप शुद्ध पढ़ना और लिखना सीखते हैं। ठीक। इस दशा में अगर मैं बात करूं कि वास्तव में व्याकरण है क्या, इसको डिफाइन कैसे करेंगे आप, तो पहली बात तो देख लीजिए हिंदी भाषा जरूर है, दुनिया की किसी भी भाषा की बात कर रहा हूं मैं। अगर हिंदी में संज्ञा को संज्ञा कह रहे हैं तो हो सकता है चीनी भाषा में उसका कोई और नाम हो, लेकिन होगा तो जरूर संज्ञा। वहां भी सर्वनाम होगा लेकिन उसको कुछ और नाम से जानते होंगे। जैसे अंग्रेजी में प्रोनाउन कहते हैं सर्वनाम को, संज्ञा को नाउन कहते हैं। इस आधार पर अगर हम बात करें तो समस्त भाषा में जितने भी व्याकरणीय टर्म होते हैं या संवर्ग होते हैं, उसको संवर्ग कहा जाता है, वो लगभग समान होते हैं। हाँ, उन भाषाओं की अपनी प्रवृत्ति के आधार पर उसमें कुछ व्यवस्था क्रम होता है। इसीलिए कहा जाता है दुनिया का समस्त भाषाओं का जो व्याकरण है वह लगभग सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है, एक जैसा है। अब हम बात करें कि आखिर हम डिफाइन करें कि क्या है व्याकरण, तो ध्यान रखना अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए, मान लीजिए मैं आपसे प्रश्न करूं कि क्या भाषा के लिए, भाषा प्रयोग के लिए व्याकरण अनिवार्य है। ध्यान दीजिएगा, हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या भाषा, क्वेश्चन है ये, क्या भाषा प्रयोग के लिए, क्या भाषा प्रयोग के लिए व्याकरण व्याकरण अनिवार्य है, अनिवार्य है। इसका प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर बहुत सारे लोग ठीक से सोच समझ के नहीं दे पाते, कहते हैं हाँ सर बिल्कुल है।
ज्यादातर क्लासेस में, जब ऑफलाइन क्लासेस में जब पूछा जाता है कि क्या भाषा प्रयोग के लिए व्याकरण जरूरी है, अनिवार्य है, तो उत्तर में मैक्सिमम बच्चे, अप्रोक्सीमेटली 99% बच्चे कहते हैं हाँ, कहते हैं कि हाँ सर अनिवार्य है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये था, जैसे मान लीजिए आप लोग अभी प्रेजेंट टाइम में, हो सकता है कि कोई ग्रेजुएट हो चुका होगा, कोई पीजी भी होगा, बहुत सारी परीक्षाओं को पास करके आए होंगे आप, चाहे इंग्लिश मीडियम में पढ़े हो या हिंदी मीडियम में पढ़े हो, लेकिन फिर भी आज बैठ के ग्रामर पढ़ रहे हैं। तो क्या आपकी भाषा की अभिव्यक्ति उस एग्जाम में नहीं थी क्या? क्या भाषा आपने वहां प्रयोग नहीं किया था क्या? तो आपने किया था, लेकिन क्या वहां पर व्याकरणीय टर्मोलॉजी पर काम कराया गया था, व्याकरणीय संबंध आपको सिखाया गया था? तो उत्तर होगा आपका नहीं, ऐसा नहीं है। तो भाषा प्रयोग के लिए व्याकरण की अनिवार्यता बिल्कुल नहीं है। छोटा बच्चा जब 2 ढाई साल का होता है, उसके पास लगभग 270 शब्दों से ज्यादा का एक शब्दकोश होता है, और वो ठीक ठाक 2.5 3 साल तक वो प्रयोग करना शुरू कर देता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाना शुरू करता है। क्या आप बैठ करके उसको व्याकरण का ज्ञान दे रहे होते हैं? पता चलेगा नहीं, हम व्याकरण का ज्ञान नहीं दे रहे होते हैं। फिर भी वो मम्मी से, पापा से, घर वालों से अपने सामान की जरूरतों के बारे में, अपने सुसु पोटी के बारे में कह लेता है कि मुझे, मम्मा मुझे ये करना है, मम्मा मुझे ये चाहिए। ठीक है, बहुत सारी बातें वो करता है, हालांकि क्यूरोसिटी भी होती है और शैशव बाल्यावस्था में। ठीक है, तो ऐसी दशा में वो बहुत सारे प्रश्न करता है। क्या वो बैठ करके व्याकरण का प्रयोग सीख रहा है? नहीं। यानी कि भाषा के प्रयोग के लिए व्याकरण बिल्कुल अनिवार्य वस्तु नहीं है। आज आप बैठे हैं, क्या आज तक बिना भाषा के आपका जीवन कट गया है? तो आप कहेंगे नहीं, फिर भाषा का कहीं ना कहीं प्रयोग तो किया है आपने। तो कुल मिलाजुला के हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यकीनन भाषा प्रयोग के लिए कम से कम व्याकरण की तो अनिवार्यता बिल्कुल नहीं है। तो फिर किसके लिए है? तो फिर व्याकरण क्या है? तो ध्यान रखिएगा, भाषा के शुद्ध प्रयोग के लिए, मानक प्रयोग के लिए, सारी भाषा के लिए, परिष्कृत भाषा के लिए, परिमार्जित भाषा के लिए, परिष्कृत भाषा, परिमार्जित भाषा, मानक भाषा, सारी भाषा, इसका क्या तात्पर्य है? इसका क्या मतलब आप समझ पा रहे हैं? इसका मतलब यह है कि हिंदी चाहे कहीं लिखी जाए, कहीं बोली जाए, दुनिया के किसी भी कोने में, उसका एकमात्र शुद्ध और परिष्कृत रूप होगा, उसी को हम मानक, परिष्कृत, परिमार्जित आदि बोल रहे हैं। और वह डिसाइड होता है व्याकरण के नियमों और सिद्धांतों के द्वारा। दुनिया में कहीं भी हिंदी के व्याकरण के नियम और सिद्धांत बिल्कुल एक जैसे, एक प्रवृत्ति पर, एक संदर्भ के अनुसार स्थापित हैं, निर्मित हैं, बनाए और गढ़े गए हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, इसलिए वो कहीं भी बोले जाते हैं, कहीं भी लिखे जाते हैं, तो उनका मानक रूप एक ही होता है। इसलिए जब आपसे आता है कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द बताओ, तो वह वर्तनी के लिहाज से सही होना चाहिए। संधि है तो संधि के अकॉर्डिंग उसमें कहीं गलतियां नहीं होनी चाहिए। उपसर्ग के द्वारा बना है तो उपसर्ग के आधार पर उसमें कहीं शुद्धियां नहीं होनी चाहिए। अगर उसमें प्रत्यय लगा है तो प्रत्यय के आधार पर कहीं कोई कमी नहीं होनी चाहिए, किसी भी स्तर पर नहीं होनी चाहिए कमी। ये समस्त कमियों को दूर करके जो विशुद्ध रूप है उसका, जब वो हम लिखते हैं तो उसको कहते हैं कि यह मानक रूप है हिंदी। और यकीन जानिए, हमारे व्यवहारिक जीवन में इसकी जरूरत विशेषकर नहीं होती, लेकिन जब हम व्यवसायिक हो जाते हैं, जैसे मैं यहां पढ़ा रहा हूं, तो मैं विशेष ध्यान दूंगा कि हमारी वर्तनियों में अशुद्धियां ना हो। हम विशेष ध्यान देंगे कि हमारी शब्दावली बिल्कुल ठीक और सुव्यवस्थित लिखी गई हो। जब आपके यूपीएससी के बच्चे जब अपना निबंध लिखते हैं, हिंदी मीडियम है, या अपनी अपनी प्रस्तुतिकरण जब वो दे रहे होते हैं, तो ऐसी दशा में उनकी भाषाई शुद्धियां ठीक होनी चाहिए, उसका संदर्भ ठीक होना चाहिए। याद रखिएगा, हिंदी का व्याकरण संदर्भ के अनुसार ही पढ़ाया जाता है। हिंदी के व्याकरण के नियम और सिद्धांत फिक्स्ड डिपॉजिट नहीं है, ये संदर्भ लिए हुए होते हैं। जहां, क्योंकि जहां और शब्द लिखा है ना, और
कई बार लोग कहते हैं ये और क्या है, तो आप कह देते हैं सर यह समुच्चय बोधक अव्यय है। ठीक। लेकिन कई बार और जो होता है ये विशेषण का भी कार्य कर देता है, विशेषण का कार्य कर देता है। फिर कैसे? इसलिए मैं कह रहा हूं कि व्याकरण के नियम, रूल्स जो हैं वह फिक्स्ड नहीं है। फिर हम बात करेंगे कि आखिर व्याकरण क्या है। तो ध्यान रखिए, पहली बात तो ये कि भाषा प्रयोग के लिए व्याकरण अनिवार्य तत्व नहीं है, या व्याकरण अनिवार्य संवर्ग बिल्कुल भी नहीं है। ठीक। तो क्या है? तो ध्यान रखेंगे, दुनिया दुनिया में किसी भी भाषा के व्याकरण को डिफाइन करना हो तो आप ये कह सकते हैं कि भाषा को मानक स्तर प्रदान करने, मानक स्तर प्रदान करने करने तथा इसकी प्रगतिशीलता को, गतिशीलता को बनाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए गढ़े गए, गढ़े गए नियमों एवं सिद्धांतों का समूह, सिद्धांतों का समूह व्याकरण कहलाता है। व्याकरण कहलाता है। ठीक। मतलब भाषा को किस स्तर पर ले जाना है? मानक स्तर पर ले जाना है, जहां उसमें कोई अशुद्धि न रह जाए। ठीक। उस मानक स्तर पर ले जाने के लिए और उसकी प्रगतिशीलता को, प्रोग्रेसिवनेस को बनाए रखने के लिए, यानी कि उसका प्रयोग होता रहे, लोग उसको छोड़ ना दें, क्योंकि वो भाषा विलुप्त हो जाती है जिसका अपना व्याकरण नहीं होता। तो उसके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए लगातार निरंतर प्रयोग किया जा सके उसको, क्योंकि जब भाषा क्लियर होगी, स्पष्ट होगी, तो उसको एडॉप्ट करना आसान हो जाएगा, उसको सीखना आसान हो जाएगा, उसका अधिगम आसान हो जाएगा। इस वजह से व्याकरण सीखने के लिए और भाषा का एक प्रोग्रेसिव स्तर बनाए रखने के लिए व्याकरण जरूरी है। तो इसके लिए जो नियम बनाए गए और जो सिद्धांत गढ़े गए, उन नियमों और सिद्धांतों के समूह को क्या कहा जाए? व्याकरण कहा जाए। तो यह ज्यादा सटीक होगा। अभी आपने समझा कि भाषा का व्याकरण क्या है और व्याकरण के आधार क्या है। तो व्याकरण के तीन आधार: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कि आखिर हम हिंदी पढ़ रहे हैं, तो हिंदी में व्याकरण का जनक कौन है जी? व्याकरण का जनक कौन है? हिंदी व्याकरण का जनक कौन है? ये प्रश्न भी थोड़ा सा आपके लिए जरूरी हो जाता है। क्या पता एग्जामिनर कब किस जगह से वहां से क्वेश्चन कर ले। तो हिंदी का भी अपना जनरल नॉलेज होता है, थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक। ध्यान दीजिएगा, अगर हम व्याकरण के जनक की बात करें, अगर हम व्याकरण, हम हिंदी व्याकरण की बात कर रहे हैं, हिंदी व्याकरण के जनक या हिंदी व्याकरण के पिता की बात करें कि कौन है, तो ध्यान रखिएगा, एक ग्रंथ लिखा गया 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। उसका नाम था उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण। यह जो है सर्वप्रथम व्याकरण पर लिखी गई, व्याकरण पर लिखा गया प्रामाणिक ग्रंथ, प्रामाणिक ग्रंथ। ध्यान रखिएगा,
उक्त व्यक्ति प्रकरण सर्वप्रथम व्याकरण पर लिखा गया प्रामाणिक ग्रंथ है। ध्यान रखिएगा, यहां पर देखिए प्रामाणिक शब्द बना कैसे है। पहले तो प्रधन मान शब्द से बनता है, ये प्र यानी प के बाद र आया है और र के बाद न आने का मतलब, और बीच में मध्य में कोई स्वर या प वर्ग आया है, इस वजह से इस न को र में बदल दिया गया है और यह बन गया है प्रमाण। और जब इसमें इक प्रत्यय लगाया गया है तो यहां का जो अ है वह परिवर्तित होकर के बना है आ में, और इस तरह से यह बना है प्रामाणिक। प्रामाणिक, इसीलिए बहुत सारे बच्चे प्रामाणिक लिख देते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, आपकी गलतियां यहां होती हैं। आप प्रामाणिक लिख देते हैं, जो कि यह शब्द क्या है, गलत है। तो पहला प्रामाणिक ग्रंथ अगर कोई हमें मिला तो वो था उक्त व्यक्ति प्रकरण, 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लिखा गया। इसको लिखने वाले थे आचार्य या पंडित दामोदर शर्मा। दामोदर शर्मा, और इन्हें ही हिंदी व्याकरण के जनक के रूप में देखा जाता है। आधुनिक हिंदी व्याकरण के जनक के रूप में जब पूछे तो आप कामता प्रसाद गुरु को भी लगाया जा सकता है, टिक ऑप्शन कर सकते हैं। ठीक, कामता प्रसाद गुरु आधुनिक व्याकरण के जन्मदाता के संदर्भ में देखें। लेकिन अगर क्वेश्चन है हिंदी व्याकरण के जनक कौन है, तो ऑप्शन में अगर पंडित दामोदर शर्मा है तो यही सही होगा, और अगर दोनों ऑप्शन में दिया है तो फिर ऐसी दशा में आप पंडित दामोदर शर्मा को ही टिक करेंगे, और अगर दामोदर शर्मा नहीं है तो कामता प्रसाद गुरु को आप टिक कर सकते हैं सही उत्तर के लिए। ठीक, तो हिंदी व्याकरण के जनक ये है था। हिंदी क्योंकि एक भाषा है तो हिंदी के विद्वान भी होंगे, ठीक है, हिंदी के अन्य विद्वान भी होंगे। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, आचार्य पाणिनि को संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान माना जाता है। तो उनकी उपमा दी जाती है हिंदी के रूप में कि हिंदी का पाणिनि कौन है। ठीक, तो अगला पॉइंट यहां पर एक और क्वेश्चन आपका बन सकता है, हिंदी का पाणिनि कौन है। हिंदी का पाणिनि कौन है। ठीक है, तो आचार्य किशोरी दास वाजपेयी को, आचार्य किशोरी दास वाजपेयी को, किशोरी दास वाजपेयी को, वाजपेयी को हम हिंदी का पाणिनि कहते हैं। एक छोटा सा प्रश्न था ये, उसका आंसर ये हो सकता है। ठीक, तो ये था एक मोटी मोटा आपके साथ इंट्रोडक्शन हिंदी का, जो कि आपने ये सीखा कि हिंदी का व्याकरण है क्या या व्याकरण क्या है, पहली बात। दूसरी चीज आपने सीखा कि व्याकरण के आधार क्या है। तो व्याकरण के 3 आधार, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ठीक, व्याकरण का, हिंदी व्याकरण का जन्मदाता कौन है, तो आपने देखा उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचयिता, यह एक ग्रंथ है जिसके लेखक कौन है, पंडित दामोदर शर्मा। तो पंडित दामोदर शर्मा को हिंदी व्याकरण के जनक के रूप में देखा गया। हिंदी का पाणिनि यानी मुख्य विद्वान के रूप में किसे माना गया, तो आप कह सकते हैं कि आचार्य किशोरी दास वाजपेयी को हम हिंदी के पाणिनि के रूप में जानते हैं।